नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ पेपर है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर अलग अलग अधिनियमों के बारे में बताया गया है। वे सभी अधिनियम जो कि कर्मचारियों से संबंधित है, लेबर लॉ से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। किसी भी अधिनियम को समझने से पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। जो भी इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एक्ट की भी छोटी सी पृष्ठभूमि है। जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, जिसका मीनिंग होता है ऐसी सुरक्षा जो समाज द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त कर्मचारी उसके जीवन में आने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, उनसे और दूसरी अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो सकता है। जो भारत है एक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है, एक आधारभूत नीति है, एक फंडामेंटल पॉलिसी है, और वह जो हमारी आर्थिक नीतियों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। कारखानों तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भारत में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 1923 में ही एक अधिनियम पारित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत कारखानों में घटित होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में जो कर्मचारी हैं उनको प्रतिकर कंपनसेशन प्रदान किया जा सके। 1923 से लेकर आज की डेट में जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है, उसमें बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं। इससे पहले भी एक एक्ट था जिसका नाम था घातक दुर्घटना अधिनियम 1885, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1885, जिसमें कारखानों के नियोजकों को प्रतिकर देने के लिए दायित्वाधीन घोषित किया गया था। और इस अधिनियम का उपयोग कर्मकारों के हित में बहुत ही सीमित था, क्योंकि इस अधिनियम के जो उपबंध थे, जो इसमें जो भी नियम बनाए गए थे, उनके अनुसार जो नियोजक था, जो एम्प्लॉयर था, उसकी जब तक कि कोई भी स्पष्ट उपेक्षा या अवहेलना के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो जाती थी, तब तक उसका कोई भी दायित्व नहीं होता था। वो किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन देने के लिए वो बाध्य नहीं होता था। और होता ये था कि जो एविडेंस के अभाव में जो कोर्ट होता था, वो नियोजक को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं ठहरा पाता था, और ये जो प्रक्रिया होती थी बहुत ही जटिल हो जाती थी, जिसका जो बेनिफिट होता था वो एम्प्लॉयर को मिल जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉई थे, उनको इसका एक्ट होते हुए भी उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता था। साथ ही हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एक जो सम्मतकृत क्षति अपकृत्य नहीं है, मीन्स वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी है एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, भागदायी उपेक्षा। तो ये जो सिद्धांत थे, ये भी कहीं ना कहीं जो नियोजक था, एम्प्लॉयर था, उसी का बचाव करते थे कि भी या तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सहारा ले लेते थे, या फिर वो ये कहते थे कि भी कोई भी अगर किसी भी घातक काम पे लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने अपनी स्वयं की मंजूरी दे दी है। तो इन दोनों ही के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट था, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1885, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था कर्मकारों के लिए। ठीक है, इसका कर्मकारों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला हुआ था। उसके बाद 1920 में जो हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को मिलाकर जो नियोजक और कर्मकार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो थे, उनके प्रतिनिधियों और चिकित्सा और बीमा के विशेषज्ञों की, ठीक है, जो मेडिकल एक्सपर्ट हो गया और इंश्योरेंस एक्सपर्ट हो गया, इन सबको मिलाकर एक जॉइंट कमेटी बनाई थी, और इनको एक ऐसा एक्ट बनाने के लिए बोला गया था जो कि कर्मकारों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो 1923 में एक इन्हीं की
प्रतिवेदन पर एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 था। इस अधिनियम के जो मूल सिद्धांत थे वो ब्रिटिश नियम थे, उन्हीं का अनुसरण करते थे, लेकिन उनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था कि भारत की जो परिस्थितियां हैं उनमें उनको लागू किया जा सके। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये एक्ट था वो सामाजिक सुरक्षा के विषय में पहला विधायनी प्रयास था। इस विधायन का जो मूलभूत सिद्धांत था, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वो जो लेबर क्लास था उसको सोशल जस्टिस देना था सोशल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, सामाजिक न्याय प्रदान किया गया था सामाजिक सुरक्षा के साथ। इस एक्ट के बारे में जो हमारा नेशनल लेबर कमीशन है उसने भी कुछ सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे। 1969 में जो लेबर कमीशन था उसने सुझाव दिया कि जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उनमें नियुक्त पर्यवेक्षकों के सहित सभी श्रमिक कार्य क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होने चाहिए और पात्रता के लिए मजदूरी सीमा हटा दी जानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक सुझाव ये भी दिया था कि श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए एक केंद्रीय कोष की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कुल मजदूरियों के एक निश्चित प्रतिशत का नियोजक द्वारा अंशदान किया जाना चाहिए। यह कोष कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। निगम द्वारा घायल श्रमिकों और उनके आश्रितों को उसी प्रकार सामयिक नकद भुगतान किए जाने चाहिए जैसे निगम द्वारा लाभ दिए जाते हैं। घायल श्रमिकों की निगम द्वारा चिकित्सीय जांच भी करवाई जानी चाहिए। तो लेबर कमीशन ने ये जो सुझाव दिए थे वो सभी सुझाव कर्मकारों के पक्ष में था। कुछ ऐसे उपबंध हो जाते हैं कई बार अधिनियम में जो बेनिफिट जिनके लिए बनाया गया है उनको पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इन्होंने कहा कि आप एक कोष बनाइए जिसमें जो एम्प्लॉयर हैं वो अपनी तरफ से कुछ धनराशि का योगदान करें और कोई भी किसी भी एम्प्लॉई के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका खर्चा हो गया, उसके इलाज में जो खर्चा चल रहा है, या उसका अगर कोई आश्रित है उसका उसमें से खर्चा उठाया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से नेशनल लेबर कमीशन ने अपने कुछ सुझाव दिए थे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये अधिनियम है उसकी संवैधानिकता के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएलिटी ऑफ द एक्ट। सबसे पहले 1964 में एक केस आया था, मोहम्मद अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो अधिनियम है उसकी संवैधानिकता के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। जो प्रश्न का आधार था वो यह था कि जो अधिनियम की धारा 1(3) है जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें सरकार को इसे किसी भी औद्योगिक स्थापना पर लागू करने की अनियंत्रित और असीमित शक्ति प्रदान करती है, जो कि संविधान के जो आर्टिकल 14 है उसकी मूल भावना का अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में केवल मजदूरी अर्जित करने वाले कर्मचारियों के लिए ही क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अन्य सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तर्कों को अस्वीकृत करते हुए कहा कि ये जो अधिनियम है, एक्ट है, आर्टिकल 14 का किसी भी प्रकार का कोई भी वॉल्यूशन नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये पूरी तरीके से संवैधानिक एक्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, स्पेशल फीचर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 रेलवे, कारखाने, बागान,
खान, मशीन से चलने वाले वाहनों व निर्माण कार्यों पर कार्यरत कर्मकारों को प्रतिकर धनराशि देने संबंधी उपबंध प्रस्तुत करता है, जहां 10 कर्मचारी विद्युत शक्ति अथवा 20 कर्मचारी बिना शक्ति के काम करते हैं। अधिनियम की परिधि में वे कर्मचारी नहीं आते हैं जो कार्यालय में काम करते हैं अथवा सुरक्षा सेवा में कार्यरत है। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि कोई भी ऐसा कारखाना है या कोई बागान है या कोई माइन है, कोई मशीन है या रेलवे है, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी काम में ली जाती है तो 10 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, और अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम किया जाता है तो 20 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। उनके प्रतिकर से संबंधित ये मामले हैं, और इन्होंने 2 लोगों को यहाँ से हटा दिया है, एक वो जो कार्यालय में काम करते हैं और दूसरे वे जो सुरक्षा सेवा में कार्यरत है। नेक्स्ट इसमें आता है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के भुगतान का नियोजन के दायित्व के संबंध में इन्होंने कुछ अपवाद दिए हैं जो इस प्रकार से हैं। ऐसी शारीरिक क्षति के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी जिसका परिणाम 3 दिनों से अधिक अवधि के लिए कर्मचारी की पूर्ण अथवा आंशिक अक्षमता नहीं बनी हुई है। मीन्स अगर कर्मचारी को किसी भी दुर्घटना से कोई भी हानि हुई है तो उसमें इन्होंने लिमिटेशन 3 दिन का लगा दिया है। ठीक है, कि अगर 3 दिन से कम अवधि का है तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर उसका परिणाम 3 दिन से ज़्यादा का है, मतलब जो कर्मकार है वो 3 दिन से अधिक दिनों के लिए अगर उसको क्षति हुई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है तो यह एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट, ऐसी शारीरिक क्षति के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी जिसका परिणाम मृत्यु नहीं होता है और ऐसी दुर्घटना से हुई हो जो सीधा निम्नलिखित को आरोप्य हो। पहला, क्षतिग्रस्त होने के समय यदि कर्मचारी किसी नशे अथवा औषधि के प्रभाव में हो। ठीक है, अगर किसी भी एम्प्लॉई ने नशा किया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने ऐसी कोई भी दवाई ली हुई है जिसकी वजह से वो अपनी मानसिक संतुलन की अवस्था में नहीं है, होश में नहीं है, और फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। या कर्मकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से दिए गए आदेशों अथवा स्पष्ट रूप से बनाए गए नियमों की जानबूझकर अवहेलना की गई है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस की बात की गई है, और एक्सीडेंटल का मतलब आपकी गलती नहीं थी फिर भी कोई दुर्घटना आपके साथ हो गई है। ठीक है, तो वो घटना नहीं दुर्घटना है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्मकार द्वारा किसी भी सुरक्षात्मक एवं अन्य युक्ति को यह जानते हुए हटाना या उसकी उपेक्षा करना कि सुरक्षा व्यवस्था कर्मचारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु की गई है। ठीक है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी उपकरण वहाँ पे है, आपने उनको काम में नहीं लिया है तो कर्मकार की गलती मानी जाएगी। ठीक है, जैसे आप किसी खान में काम कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, लेकिन आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो और ऊपर से थोड़ा सा भी कुछ कंकर गिरता है या छोटा मोटा पत्थर गिरता है, कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपके सर में चोट लग सकती है। या फिर आप ऐसा कुछ फायर का काम कर रहे हैं, अग्नि से संबंधित काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शील्ड लगाना ज़रूरी है, ताकि आपकी ग्लासेस लगाना ज़रूरी है। कुछ ऐसे काम है, केमिकल में काम कर रहे हैं तो आपको बूट्स दिए गए हैं तो आपको बूट्स पहनना ज़रूरी है। ठीक है, आपको कुछ और दूसरा कोई भी गार्ड दिए गए हैं, ग्लव्स दिए गए हैं। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपने उनकी अवहेलना की है तो वो गलती आपकी है। नेक्स्ट इसमें आता है शारीरिक क्षति के अलावा कतिपय व्यावसायिक रोगों जो अधिनियम के अनुसूची 3 में दिए गए हैं, जिसे हम आगे देखेंगे, जैसे सीसा, धुएं से विषाक्तकरण, संपीड़ित वायु बीमारियों आदि के मामलों में भी प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। देय क्षतिपूर्ति की राशि क्षति की प्रकृति और संबद्ध कर्मकारों की औसत मासिक मजदूरियों पर निर्भर करती है, जिसका विवरण अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में यह भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यदि एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षतियाँ पहुँचती हो तो इस शीर्षक के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि का समूहन मीन्स क्लब किया जाएगा उसको, लेकिन किसी भी दशा में ऐसा नहीं है कि उस राशि से बढ़ जाए जो देय होती यदि क्षतियों में स्थायी सकल पंगुपन हो जाता है। ठीक है,
अधिनियम में उन आश्रितों को भी सूची में डाला गया है जो कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि घातक दुर्घटनाओं के सभी मामलों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त की जानकारी में लाया जाना चाहिए और यदि नियोक्ता दायित्व को स्वीकार करता है तो देय क्षतिपूर्ति की राशि को उसके पास जमा कराया जाना चाहिए। यदि नियोक्ता दायित्व को स्वीकार नहीं करता है तो जांच के बाद आयुक्त, जो कमिश्नर है, आश्रित को सूचित कर सकता है। अधिनियम में इस संबंध में सौदागरी की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होगी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 का मुख्य उद्देश्य कतिपय वर्ग के नियोजकों द्वारा अपने कर्मकारों को ऐसी परिस्थिति में प्रतिकर देने की व्यवस्था करना है जो जब वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तब उनकी हेल्प की जा सके। यदि दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मचारी जीवित रहता है तो जो भी कंपनसेशन है, प्रतिकर है, वह स्वयं कर्मचारी को दिया जाएगा और अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो कंपनसेशन की राशि है, वह क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो उसके आश्रितों को, उसके जो डिपेंडेंट हैं, उनको दी जाएगी। यहाँ पे एक तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर एक्ट के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी शेड्यूल दी गई हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच।